वाइस ओपिनियन के रैंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि मुझे उस पर विश्वास नहीं है, उसके अनुसार 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 11 सीट पे आजसू चुनाव लड़ेगी, अर्थात 81 तो सीट ही है। तो प्रश्न उठता है कि फिर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी? क्या उनको एक भी सीट नहीं मिलेगा? नहीं दोस्तों, उनको भी सीट दिया जाएगा। और जहां तक मुझे पता है कि कम से कम 2 सीट जो है वो जेडीयू को दिया जाएगा और 1 सीट कम से कम चिराग पासवान की पार्टी को अवश्य ही दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी तरह से एनडीए गठबंधन में किसी तरह का दरार पैदा करे या लोगों के बीच में गलत संदेश जाए कि एनडीए में भी सब कुछ सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज स्थिति में नहीं है और वह ऐसा कुछ करने भी नहीं जा रही है। जो दिल्ली से खबर आ रही है और जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा ने पूरे के पूरे जो सीट शेयरिंग की कार्रवाई हो रही है उस पर जो अपने विचार रखें, पहले आप उसको सुन लीजिए। हमारे ये चुनाव में जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये प्रतिपक्ष समाप्त हो, हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि 99% सीटों पे जो है हम लोगों ने तय कर लिया है उम्मीदवार को। अब सिर्फ 1% अर्थात 2 या 3 सीटों पे ही जो है हमें उम्मीदवार तय करना है, या 2-3 सीटों पे ही ये थोड़ा सा फंसा हुआ है पेंच कि ये सीट किसको दिया जाए। तो स्वाभाविक है कि जब जो हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि पितृपक्ष खत्म होते ही नवरात्र की शुरुआत में ही हम जो है अपने सीट शेयरिंग की घोषणा को सार्वजनिक कर देंगे और कुछ उम्मीदवारों का जो कहते हैं फर्स्ट लिस्ट वो भी हम जारी कर देंगे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, जब से अलग राज्य का निर्माण हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के बीच में गठबंधन है। अगर 2019 को अपवाद मान लिया जाए तो इन्होंने हर चुनाव साथ मिलकर ही लड़ा है, और 2019 में भी लास्ट मोमेंट में जो है पेच फंस गया और इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने, आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। और कुछ लोगों का कहना, जानकार जो हैं, जो इन खबरों पर नजर रखते हैं, उनका मानना है कि इसके लिए जो है मुख्य रूप से अर्जुन मुंडा जिम्मेदार थे। उन्होंने अमित शाह को यह भरोसा दिला दिया था कि हम बिना गठबंधन के भी चुनाव आसानी से जीत लेंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने है। आजसू ने 52 सीटों पे 2019 में अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, हालांकि सिर्फ उसको 2 सीट मिली, तो उसको भी सबक मिल चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई वो भी सबके सामने है। तो दोनों ही सबक पा चुके हैं और दोनों ही जो है एक दूसरे की जो स्थिति है उसको समझ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो बड़ी स्मूथली जो है वो हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब एक दूसरा मुद्दा जो है झारखंड से ही उठा रहा हूं दोस्तों। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ दिनों से या महीना से, 1 आध महीना से आप कहिए, हेमंत सोरेन जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्थानीय नेता पर हमला नहीं कर रहे हैं, ना ही वो आजसू के सुदेश महतो पर हमला कर रहे हैं। वो किसी इन नेताओं पे हमला हो ही नहीं रहा है, जबकि चुनाव का मौसम आ चुका है। होना तो ये चाहिए था कि जो हेमंत सोरेन है, हालांकि हेमंत सोरेन के जो नीचे के लोग हैं वो गाहे बगाहे बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावली को दलबदू कहने से नहीं चूकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक हमला होना चाहिए था वो कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रही है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हेमंत सोरेन भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। वो हमला कर किस पे रहे? वो हमला कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा पर। हेमंत बिस्व शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं। तो हेमंत सोरेन जो है अपने
अपने हमले का जो मुख्य निशाना है वो असम के मुख्यमंत्री को बना रहे हैं। आखिर दोस्तों, और ये बड़ा ही खुल करके अब सामने आ रहा है। सबसे पहला हमला जो है उन्होंने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी बन्ना दादेल के द्वारा करवाया। बन्ना दादेल ने, ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा कि हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आकर के झारखंड का जो सद्भावनापूर्ण माहौल है उसको बिगाड़ रहे हैं, अर्थात कॉम्युनल टेंशन यहाँ पे वो पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब बन्ना दादेल सीनियर आईएएस हैं, अब उनकी समझ को मैं क्या कहूँ। दोस्तों, जब तक चुनाव तिथि की घोषणा ना हो, जब तक राज्य में, किसी भी राज्य में जब तक आचार संहिता लागू ना हो, तब तक कोई भी अधिकारी अपनी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग के सामने नहीं कर सकता है। अब बन्ना दादेल ने क्या सोच करके ये शिकायत की थी वो तो वो जाने, आईएएस हैं। आईएएस जो भी, जब आप आईएएस बन जाते हो तो आपके पास में कुछ विशेष दिमाग जो है आपको जो है भारत सरकार दे देती है। तो जो होना था, इलेक्शन कमीशन ने यही जवाब दिया कि भैया वहां आचार संहिता लागू ही नहीं है, तो मैं किस हैसियत से वहां पे इंटरफेयर करूं। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद में हेमंत सोरेन ने, चूंकि हेमंत बिस्व शर्मा बार बार झारखंड आ रहे हैं, कमोबेश हर हफ्ता में कई बार तो 2-2 बार वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भैया इन पे, ये जो यहाँ बार बार आ रहे हैं, इन पर इनके सुरक्षा मुहैया करवाने में काफी खर्च हो रहा है। ये दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया। और अब जो है ये 2 दिन पहले, जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा भी होगा दोस्तों, जो असम में टी ट्राइब जो है, चाय बागान में आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ के झारखंड के आदिवासी जो वहाँ पे श्रमिक के रूप में काम करने गए थे, जिनको आज तक एसटी का दर्जा नहीं प्राप्त है, उनको एसटी का दर्जा दिलवाने की बात करते हुए इन्होंने एक पत्री लिखी। अब दोस्तों, अगर विधानसभा का चुनाव नहीं होता तो क्या हेमंत सोरेन चिट्ठी लिखते? क्योंकि ये समस्या 2-4-5 साल की नहीं है, ये समस्या तो सैकड़ों साल से है। वहां पे 150-200 साल पहले से ये समस्या चली आ रही है। देश को आजाद हुए 75-78 साल हो गए, तब भी किसी ने झारखंड से नहीं लिखा। जो झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, तब भी किसी ने कोई पाती नहीं लिखी। अब इसी समय असम के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का मतलब क्या था? दरअसल वो झारखंड के लोगों को और विशेष करके आदिवासी समाज को समझाना चाहते हैं कि देखो, हेमंत बिस्व शर्मा जो कितना बड़ा आदिवासी विरोधी है, कितना बड़ा आदिवासी विरोधी है। और हेमंत बिस्व शर्मा चूक नहीं रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है। वो जवाब भी आप सुन लीजिए। हेमंत सोरेन जी मुझको पत्र लिखा है, मैं उसको पत्र का उत्तर भी दूंगा। और हेमंत सोरेन जी इस उत्तर खुद ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को आप पूछिए, कल्पना सोरेन जी झारखंड का कोई भी आदिवासी सीट में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर सकता है? उत्तर तो उनका घर में ही है। तो वो उत्तर हमें देने का जरूरत नहीं है, उनका घर में ही प्रतिदिन उनको वो उत्तर मिल रहा है। तो फिर भी वो मुझसे लिखित मांगा है, मैं लिखित जवाब दे दूंगा थोड़ा समय मिलने से ही। इन्होंने सीधे सीधे जो है उनकी पत्नी और उनके जो है डोमिसाइल स्टेटस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो हेमंत बिस्व शर्मा चूकने वाले नहीं, वो भी वाचाल किस्म के नेता हैं, वाचाल किस्म के नेता। अब प्रश्न उठता है कि हेमंत सोरेन जो है बार बार हेमंत बिस्व शर्मा पर आक्रमण कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे 2-3 कारण है दोस्तों। ये सही है कि जब से हेमंत बिस्व शर्मा को झारखंड का प्रभार मिला है, चुनाव का प्रभार मिला है, उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दिया है। कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह भरा है, और जो बरसों से एक मुद्दा जो है यहाँ पे उसके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाता, तो वो जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा था उसको इन्होंने बहुत ही प्राथमिकता से उठाया है। और सिर्फ प्राथमिकता से उठाया नहीं है, इसको इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बना दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का जो वोट बैंक है संथाल परगना में, वो प्रभावित होता है। क्योंकि इस समस्या से, इस घुसपैठ की समस्या का जो सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है वो वहां का आदिवासी समाज ही हो रहा है। तो एक तो हेमंत बिस्व शर्मा इस मुद्दे को बार बार उठा करके जो ये हेमंत सोरेन उनको परेशान कर दिया।
दूसरा एक राजनीतिक कारण एक अन्य भी है दोस्तों। जो हेमंत सोरेन के रणनीतिकार, उन्होंने ये कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पर हमला कीजिए ही नहीं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ के किसी भी स्थानीय जो आपका विपक्ष में जो भी है उस पर हमला कीजिए ही नहीं। अर्थात आप जो है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको दुयम दर्जे का घोषित कर दीजिए। आप एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहिए कि इनमें औकात ही नहीं कि ये हमसे चुनाव में मेरी सामना ये कर पाए। तो इस रणनीति के तहत जैसा कि लोकसभा के चुनाव मोदी ने अपनाया था, मोदी जी ने क्या किया था कि मेरे खिलाफ कौन, और दूसरा मोदी वर्सेस ऑल। तो कमोबेश वही रणनीति जो है झारखंड में हेमंत सोरेन अपना रहे हैं। अब ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो कहना है बहुत मुश्किल है, लेकिन यही कारण है कि वो यहाँ के स्थानीय नेताओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इसके स्थान पर वो हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और इसके द्वारा यहाँ पर जो आदिवासी समाज है या जो पूरे के पूरे झारखंड समाज है उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का स्थानीय नेताओं में हिम्मत नहीं है, न उनकी औकात है कि वो मेरे सामने खड़े हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर से नेता इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और वो बार बार जो हेमंत बिश्व शर्मा उसको बाहरी घोषित करने की भी कोशिश कर चुके हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस का जो प्रभारी कश्मीर से आता है गुलाम मोहम्मद मीर, जो अभी कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है किश्तवाड़ से, उसको कभी इन्होंने बाहरी कहने की कोशिश नहीं की, उसको कभी नहीं कहा। जैसे गुलाम मोहम्मद मीर जो झारखंड का ही हो, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जो है लग रहा है ऐसे विदेश से आ रहे हो, इस देश के हो ही नहीं। तो ये एक बड़े ही चुनावी रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। अब देखिए इसका क्या परिणाम आता है। आने वाले समय में तो खुल के और भी हमला तेज होगा एक दूसरे पर जो है कई तरह की जो है घात प्रतिघात होगा, और अभी तो विधानसभा की तारीख की भी घोषणा नहीं हुई है। तो देखिए जब होता है कुछ तो फिर हम लोग बात करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।